बन सकती है गोल्ड की। ठीक है, आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अब देखो स्टूडेंट, मेटल के पास डेंसिटी बहुत हाई होती है। अब कई सारे स्टूडेंट को डेंसिटी वर्ड समझ में नहीं आ रहा होगा। आपने जब 9th चैप्टर पढ़ा होगा, 9th स्टैंडर्ड में आपको डेंसिटी वर्ड से इंट्रोड्यूस कराया गया होगा, लेकिन फिर भी अगर आपको नहीं पता, डोंट वरी, मैं यहाँ हूँ। तो डेंसिटी क्या होता है स्टूडेंट, देखो मैं आपको समझाती हूँ अच्छे से। और मेटल में हाई डेंसिटी क्यों होता है और नॉन मेटल में लो डेंसिटी होता है। तो मेटल में हाई डेंसिटी क्यों होता है, नॉन मेटल में लो डेंसिटी क्यों होता है, और डेंसिटी होता क्या है, सब डिस्कस कर रही हूँ। तो देखिए स्टूडेंट, डेंसिटी, तो डेंसिटी का डेफिनेशन क्या है बेसिकली स्टूडेंट, ये फॉर्मूला देख लो, डेंसिटी इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अब इतना आप जान लो, मास बेसिकली आप एक वेट ही समझ लो, लेकिन मास और वेट का भी डिफरेंस होता है। आप 11th स्टैंडर्ड में पढ़ोगे मास और वेट के बीच में डिफरेंस, लेकिन फिलहाल अभी के लिए आप मास को वेट ही समझ लो। तो स्टूडेंट मतलब ये स्टूडेंट कि कितना वेट कितने जगह में होना चाहिए, हम उसे डेंसिटी कहते हैं। एकदम सिंपल वर्ड, कोई रॉकेट साइंस नहीं, कोई बहुत टफ वर्ड नहीं। देख लो, कितना वेट कितने जगह में होना चाहिए। वॉल्यूम क्या, जगह ही तो होता है। मैं कहूँ इस रूम का वॉल्यूम क्या है, मतलब इस रूम का कितना जगह है ना, एकदम सिंपल भाषा में समझा रही हूँ। कितना वेट कितने वॉल्यूम में है बता रही हूँ, सब समझा रही हूँ। अब इसको समझने से पहले आप देखो स्टूडेंट, मैंने आपको क्या बताया था, मेटल एक सॉलिड है ना। तो क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा स्टूडेंट कि सॉलिड के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं ना, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मतलब जिस चीज़ के वो बने हुए हैं। देखो ये सॉलिड है, सॉलिड के ये सारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, मैं बना रही हूँ, आप देखते जाओ। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं स्टूडेंट, ये बेसिकली बिल्कुल सटे हुए होते हैं, बहुत क्लोज होते हैं एक दूसरे से, एकदम क्लोज होते हैं। तो आप यहाँ पर गैप देख रहे हो इन दोनों कितना मिनिमम गैप है, एकदम मिनिमम गैप है ना। देख लो कितना मिनिमम गैप है, मतलब ये एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, ये 2 3 4 5 इसको और इनलार्ज करके यहाँ पर बना रही हूँ। देख रहे हो गैप, देख रहे हो कितना कम है। मतलब जिस चीज़ की ये सॉलिड, सपोज कर लो ये बुक है, बुक क्या है, मैटर है, और हमें पता है मैटर एटम्स के बने हैं। तो इस बुक के जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है ना, बुक क्या सॉलिड है, तो बिल्कुल ऐसे रहेंगे, एकदम सटे हुए रहेंगे एक दूसरे से। ऐसा क्यों सटे हुए हैं, क्योंकि स्टूडेंट इन दोनों के बीच में अच्छा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रहा है, मतलब बहुत अच्छा फोर्स लग रहा है, इसलिए ये दोनों पार्टिकल्स एक दूसरे में ज्वाइंट है, बिल्कुल सटे हुए हैं। मतलब एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को बहुत टाइटली पकड़े हुआ है। आप चेन खेलते हो ना बचपन में, एक इंसान दूसरे इंसान का हाथ बहुत टाइट से अगर आप पकड़ लोगे तो दूसरा इंसान भाग तो नहीं पाएगा उतना, बस वही होता है स्टूडेंट। ये एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल पे बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाया हुआ है, इसलिए पार्टिकल ज़्यादा मूव नहीं कर पा रहे, ज़्यादा इधर उधर भाग नहीं पा रहे, है ना, इसलिए अच्छा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बना हुआ है। तो आप यहाँ पर देख रहे हो स्टूडेंट, क्योंकि पार्टिकल क्लोजली पैक है इसलिए सॉलिड है मेटल, इससे ये भी ड्राइव होता है इसलिए वो सॉलिड है, क्योंकि जिस चीज़ के वो मेटल बने हुए हैं उनके अंदर जो पार्टिकल है वो एक दूसरे से बहुत सटे हुए हैं। क्यों सटे हुए हैं, क्योंकि अच्छा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मतलब स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, स्ट्रांगली पकड़े हुए हैं ना एक दूसरे को। एक बच्चा दूसरे बच्चे का हाथ बहुत टाइटली पकड़ा हुआ, फिर वही बच्चा तीसरे बच्चे का हाथ बहुत टाइटली पकड़ा हुआ, तो ये तीनों भागेंगे तो एक साथ ही भागेंगे, बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो इसका डेंसिटी से क्या कनेक्शन है मैम, कई बच्चे सुनते हो सोचते होंगे ये सॉलिड का मैम, ये हमें तो क्लास 9 के चैप्टर से इंट्रोड्यूस करा रही है मैम, जो हमारा मैटर्स था जिसमें हमने पढ़ा था कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स सॉलिड के कैसे होते हैं। तो इसका डायरेक्ट कनेक्शन है स्टूडेंट डेंसिटी से। तो डायरेक्ट कनेक्शन कैसे स्टूडेंट, आप देखो ना स्टूडेंट,
ये सॉलिड है, सॉलिड की बाउंड्री है, सॉलिड है, ठीक है, इसके अंदर कांस्टेंट पार्टिकल। तो आप देख लो स्टूडेंट, इसका ये वॉल्यूम है, इस वॉल्यूम में कितना वेट है, कितना मास है, ये ऑफ कोर्स कांस्टेंट पार्टिकल, इनका भी तो अपना एक सर्टेन वेट होगा, वेट होगा ना। तो देख लो स्टूडेंट, कम जगह है, बिल्कुल कम जगह है, कम जगह में ज़्यादा एटम्स भरे हुए, ये कांस्टेंट पार्टिकल्स एटम्स के बने हुए हैं, आपने क्लास 9 चैप्टर में पढ़ा है स्टेट ऑफ मैटर में। ये कांस्टेंट पार्टिकल एटम्स के बने हुए हैं, बहुत सारे इसमें एटम्स हैं, कम जगह में स्टूडेंट बहुत सारे एटम्स हैं। मैंने क्या बोला, कम जगह में, ध्यान से सुनना, बहुत आसान भाषा में समझा रही हूँ, कम जगह में बहुत सारे एटम्स प्रेजेंट हैं। है तो ये कांस्टेंट पार्टिकल्स, लेकिन कांस्टेंट पार्टिकल बेसिकली एटम्स के बने हुए हैं। तो क्या हुआ, कम जगह, कम जगह हो गए, वॉल्यूम है, बहुत सारे एटम्स प्रेजेंट हैं, तो एटम्स का अपना वेट है, और एटम का वेट कहाँ से मिलता है, ये क्लास 9th में जब पढ़ाऊंगी उसका वीडियो अपलोड करूंगी, एटम्स एंड मॉलिक्यूल, तब डिस्कस करूंगी। सारा मैं इसी वीडियो में डाल दूँ, वीडियो फिर बहुत लेंदी हो जाएगा, इसलिए। तो वेट है, वेट क्या होता है स्टूडेंट, मास। तो देखो, कम वॉल्यूम में ज़्यादा एटम आ गया, मतलब ज़्यादा मास आ गया। तो जब ज़्यादा आपका मास है, मतलब ज़्यादा वेट है, आपको समझ में आ रहा है या नहीं स्टूडेंट? अगर नहीं आ रहा है तो डोंट वरी, मैं फिर से एक्सप्लेन करती हूँ। देख लो, ये सॉलिड है, ये कांस्टेंट पार्टिकल से बने हुए हैं, ठीक है, और पार्टिकल्स के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है, मतलब एक दूसरे को बहुत टाइटली पकड़े हुए, इसलिए इसमें स्पेस कम है, मतलब एक कांस्टेंट पार्टिकल दूसरे कांस्टेंट पार्टिकल्स के बीच में गैप कम है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ये किसी को भागने, दूर भागने नहीं दे रहा है, दूर भागने नहीं दे रहा, तो गैप कम होगा, है ना। तो देख लो, ये इसका वॉल्यूम हो गया भाई साहब, इस वॉल्यूम में बहुत सारे कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं, और कांस्टेंट पार्टिकल्स हमें पता है, हमने 9th में पढ़ा है, ये सब एटम से बने होते हैं, तो एटम का भी तो अपना कुछ वेट होता है ना, एटम का भी वेट होता है। अब वो वेट बहुत कम हो, लेकिन तो है, तो बहुत सारे एटम पर प्रेजेंट है कम वॉल्यूम में। एटम का अपना वेट है, तो वेट क्या है, मास हो गया, वॉल्यूम क्या है, जगह हो गया, मतलब कम वॉल्यूम में कम जगह में ज़्यादा एटम है, एटम का वेट है, तो ज़्यादा वेट है, मतलब ज़्यादा मास है। तो स्टूडेंट, जहाँ पर ज़्यादा वेट हो गया कम वॉल्यूम में, तो डेंसिटी बढ़ गई आपकी, हाई डेंसिटी हो गई। और हर वो सब्सटेंस जो सॉलिड से बना हुआ है, ध्यान से सुनना, हर वो सब्सटेंस जो सॉलिड है उसकी डेंसिटी हाई होना लाजमी है, मतलब ज़रूरी है। मतलब जहाँ आप सॉलिड वर्ड देखना, आप समझ जाना इसकी डेंसिटी तो भैया हाई है। तो यही तो हुआ स्टूडेंट, मेटल क्या है, सॉलिड ही तो है, तो चुपचाप समझ लो इसकी डेंसिटी हाई है, याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब मैं एक राज आपको बताती हूँ, ये जो कांस्टेंट पार्टिकल्स है और ये कांस्टेंट पार्टिकल्स है ना, इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे होगा, क्यों होगा, ये जब मैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर पढ़ाऊँगी, या जब मैं स्टेट ऑफ मैटर पढ़ाऊँगी क्लास 9 का चैप्टर मैटर, तब उसमें डिस्कस करूँगी, डिटेल से डिस्कस करूँगी। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत यहाँ पर डिस्कस कर देती हूँ। ग्रेविटेशनल लॉ आपने पढ़ा होगा स्टूडेंट क्लास 9th में, फिजिक्स में, न्यूटन लॉ। उसमें न्यूटन ने क्या बोला था कि दुनिया में कोई भी दो सब्सटेंस है, कोई भी दो ऑब्जेक्ट है, हर एक ऑब्जेक्ट का वेट होता है स्टूडेंट, अब वो बहुत कम हो या बहुत ज़्यादा हो, उसका वेट होगा, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट है और ये सर्टेन डिस्टेंस पे, मतलब थोड़ा भी डिस्टेंस क्यों ना हो इनका, थोड़ा भी डिस्टेंस हो, डिस्टेंस सपोज कर लो हमने r ले लिया, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, इनका वेट है, वेट मैंने क्या बोला, आप फिलहाल मास समझ लो, चलो ठीक है, इनका मास m1 है, इनका मास m2 है, ठीक है, और ये एक थोड़े डिस्टेंस पे है, डिस्टेंस को मैंने r में डोनेट यहाँ पे कहाँ पर लिख दिया। तो होता क्या स्टूडेंट, ये वाला ऑब्जेक्ट अपना ये फोर्स इस ऑब्जेक्ट पे लगाता है,
और ये वाला ऑब्जेक्ट फोर्स इस ऑब्जेक्ट पे लगाता है। ये नियम है दुनिया का और इसे कहा जाता है न्यूटन्स लॉ या ग्रेविटेशनल लॉ। और ये यूनिवर्सल लॉ, मतलब आप दुनिया के किसी भी कोने पे चले जाओ, सिर्फ अर्थ पे ही नहीं, आप किसी भी प्लैनेट पे चले जाओ, ये लॉ हर जगह एप्लीकेबल है, हर जगह लॉ लगेगा। मतलब कोई भी दो ऑब्जेक्ट जिसका अपना वेट है, मतलब जिसका अपना मास है और वो थोड़ी भी डिस्टेंस पे है, थोड़ा भी डिस्टेंस होना चाहिए, डिस्टेंस पे है, तो ये ऑब्जेक्ट जो है फोर्स इस पे लगाएगी और ये ऑब्जेक्ट फोर्स इस पे लगाएगी। ठीक है, तो यही तो बताया था न्यूटन साइंटिस्ट ने। न्यूटन का जो लॉ था क्या था, F इजकल टू, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या ग्रेविटेशनल फोर्स बोलो, क्या था स्टूडेंट, m1, मतलब इस ऑब्जेक्ट का मास को मल्टीप्लाई कर दो इस ऑब्जेक्ट के मास से और इन दोनों का जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर रूट। मतलब स्टूडेंट यही तो था आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। और यही स्टूडेंट, यही लॉ, यही फॉर्मूला केमिस्ट्री में अप्लाई होता है। पढ़ना कहाँ था स्टूडेंट, फिजिक्स में, अप्लाई कहाँ हो रहा है, केमिस्ट्री में। तो इसे ही तो हम साइंस कहते हैं। साइंस क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ 3 सब्जेक्ट, फिजिक्स केमिस्ट्री, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, है ना, और मैथ्स की कॉम्बिनेशन है साइंस का। तो यही तो वो पढ़ना था फिजिक्स में, अप्लाई हुआ केमिस्ट्री में, आपने देखा ना। तो अब इससे हमको क्या समझ में आया स्टूडेंट, थोड़ा वीडियो लेंदी होगा लेकिन आप देख लो, स्केप मत करो। ये इतना डेप्थ में, ये मैं आपको थिंकिंग एबिलिटी करा रही हूँ, सोचने का तरीका, आप कैसे सोच सकते हो, कैसे आप फिजिक्स को केमिस्ट्री से कोरिलेट कर सकते हो, ये अगर आप में हुनर आ गया देन आई एम डैम श्योर क्या IIT और क्या UPSC सारे एग्ज़ाम आप क्रैक कर लोगे। रटना नहीं है स्टूडेंट, सिर्फ समझना है। सारी चीज़ें एक दूसरे से कंबाइन है, बस दिमाग खोलने का देर है। ठीक है, अब देख लो स्टूडेंट, यहाँ पर क्या है, मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं, ये मास और ये क्या था, डिस्टेंस, R क्या था हमारा, डिस्टेंस था ना। मतलब स्टूडेंट जितना पार्टिकल दूर, मतलब जितना ये जो ऑब्जेक्ट है ये दूर चलाता जाएगा डिस्टेंस, उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसका कम होता जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं इसे हम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बोलते हैं। अगर आपको नहीं पता है मैं आपको बताती हूँ, देख लो स्टूडेंट, अगर किसी भी चीज़ को समझ लो, ये फोर्स है, फोर्स को हमने F लिख दिया, ठीक है, और इसको ऐसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यहाँ पर M लिख दिया। M क्या है, मास है, मतलब वेट है, किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट है, आप समझ लो। तो मतलब फोर्स बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, मतलब A सब्सटेंस है, ये B है, अगर A बढ़ेगा तो B बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि ये सिंबल ही बोलता है भाई साहब, ये राइट लेफ्ट हैंड वाले बढ़ेंगे तो राइट साइड वाले भी बढ़ेंगे, लेकिन इसे हम बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। लेकिन अगर हम यहाँ पर ऐसे डिवाइडेड बाय, मतलब गुना करके नीचे कुछ लिखते हैं, कुछ भी लिखते हैं, सपोज कर लो, ये भी समझा रही हूँ आपको मैं, तो ये बढ़ेगा ये भी बढ़ेगा, ठीक है भैया, इतना तो क्लियर हो गया। लेकिन ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, इसका उल्टा हो गया। तो वही तो यहाँ पर हुआ ना स्टूडेंट, मतलब फोर्स जब जब बढ़ेगा तब तब डिस्टेंस घटेगा। और तुम खुद का भी कॉमन सेंस लगाओ ना, देखो ना, ये कांस्टेंट पार्टिकल है, ठीक है, इसमें देखो डिस्टेंस कम है, इन दोनों के बीच डिस्टेंस देख रहे हो कितना कम है ना। तो मतलब ये ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट पे बहुत अच्छा फोर्स लगा रहा है, स्ट्रॉन्ग फोर्स लगा रहा है, तभी तो डिस्टेंस कम है। अगर मैं आपके हैंड को टाइटली पकड़ लूँ, आप किसी के हैंड को टाइटली पकड़ लो, तो हम में एक चेन बन जाएगा, करेक्ट। तो मतलब स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हम ज़्यादा दूर तक भाग नहीं सकते हैं, डिस्टेंस हम में बहुत कम है, बस वही होता है। लेकिन अगर ये ऑब्जेक्ट सपोज कर लो यहाँ पर है, प्लीज़ वीडियो स्किप मत करना, $1 मिलियन ट्रिक बता रही हूँ, थिंकिंग एबिलिटी बता रही हूँ, ऐसे कोई नहीं बताएगा, मैं गारंटी आपको देती हूँ। ये एक ऑब्जेक्ट है और दूसरा ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, तीसरा ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, चौथा ऑब्जेक्ट यहाँ पर है। ऑब्जेक्ट बोलो या कांस्टेंट पार्टिकल्स, ठीक है, मतलब अभी इस वीडियो में वही है, ठीक है। तो देख लो इन दोनों ऑब्जेक्ट में जो डिस्टेंस कितना ज़्यादा है स्टूडेंट,
या फिर इन और इसके बीच में कितना डिस्टेंस है, या फिर इसके बीच में कितना डिस्टेंस, बहुत है ना। तो वही तो हुआ स्टूडेंट, डिस्टेंस बढ़ गया ना तो फोर्स घट गया, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो मतलब अच्छा फोर्स ये इस पे नहीं लगा पाएगा, है ना। तो गैसियस स्टेट में यही होता है स्टूडेंट। अब देख लो कहाँ की बात कहाँ आ रही है, किससे किस चीज़ का कनेक्शन है ये सीख लो। सपोज कर लो ये गैस है, गैस है कॉन्स्टेंट पार्टिकल ऐसे होते हैं फार अवे, दूर दूर होते हैं ना। तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा है, तो क्या था फॉर्मूला स्टूडेंट, डिस्टेंस अगर ज़्यादा है, डिस्टेंस को आर से डोनेट कर रही हूँ, डिस्टेंस ज़्यादा है मतलब फोर्स कम है, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो फोर्स कम है ना। तो इसलिए नॉन मेटल गैस इस स्टेट में है, क्योंकि इनके कांस्टेंट पार्टिकल दूर दूर पर है। ठीक, देखो क्लास 9 में पढ़ रहे हो और 10th के 3rd चैप्टर में इसकी यूजेज आ रही है। केमिस्ट्री को ध्यान से पढ़ो भाई साहब, एक भी कंसेप्ट गोल हो गया ना बहुत प्रॉब्लम में पड़ जाओगे, हो गया ना। तो हमने क्या बोला कि नॉन मेटल में डेंसिटी क्या होती है स्टूडेंट, बहुत लो होती है। देख लो नॉन मेटल में डेंसिटी लो होती है, कैसे होती है, चलिए आपको प्रूव कर देते हैं हम। डिस्टेंस दूर में है तो आप देख लो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ये इसका वॉल्यूम, ये इसकी इतनी टोटल जगह है। इसमें कांस्टेंट पार्टिकल बहुत कम आ रहे हैं क्योंकि पार्टिकल बहुत दूर हैं, है ना। तो इस पार्टिकल किस चीज़ से बने हैं, फिर रिपीट कर रही हूँ, एटम से बने हैं, एटम पे कुछ वेट होंगे। तो इसमें कम कांस्टेंट पार्टिकल है ना, तो मतलब नंबर ऑफ एटम कम होंगे। जब एटम कम होंगे तो इसका वेट भी कम होगा, मतलब कि ज़्यादा वॉल्यूम में आपको वेट कम मिल रहा है ना। यूनिट वॉल्यूम में आपको वेट कम मिल रहा है मतलब मास कम मिल रहा है, तो आपका क्या हो गया भाई साहब, डेंसिटी लो हो गया। और वैसे भी गैसेस सब्सटेंस का डेंसिटी लो ही होता है। आई होप आपको इतना क्लियर में हो गया होगा, समझ में आपको चीज़ें आ रही होंगी। आप इतना समझ लो, सॉलिड में ऑब्जेक्ट टाइटली पैक होते हैं, मॉलिक्यूल टाइटली पैक होते हैं, इसलिए हम सॉलिड बोलते हैं। और जहाँ पे वर्ड सॉलिड आया मतलब वहाँ पर मोर डेंस है, मतलब ज़्यादा डेंसिटी है। और जब डेंसिटी ज़्यादा है, आप जानते हो ऑब्जेक्ट विथ मोर डेंसिटी, मतलब ऑब्जेक्ट मोर डेंस अगर रहा, पानी से ज़्यादा डेंस रहा तो वो सिंक हो जाता है ना। अब कॉइन को डालो, अब ग्लास ले लो, उसमें वाटर फिल कर लो, उसमें कॉइन डाल दो, तो क्या होता है स्टूडेंट, वो कॉइन सिंक होने लगता है ना। क्यों, क्योंकि भाई साहब कॉइन तो सॉलिड है, तो सॉलिड है, सारी बातें बता चुकी हूँ। मास बटा वॉल्यूम उसका ज़्यादा है तो डेंसिटी ज़्यादा है, मतलब पानी से डेंसिटी ज़्यादा है तो वो फट से सिंक हो जाएगा उस ग्लास में, वो बेस पे जाकर बैठ जाएगा। लेकिन जो ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कम है वो पानी के ऊपर तैरती रहती है। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। आई नो मेरी वीडियो थोड़ी लेंदी होने वाली है, बट बहुत बड़ी बात मैंने आपको इसमें समझाई है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। अब डायमंड देख लो, है तो नॉन मेटल भाई सब डायमंड, लेकिन फिर भी उसकी डेंसिटी, नॉन मेटल की डेंसिटी क्या होनी चाहिए स्टूडेंट, लो होनी चाहिए, लेकिन फिर भी डायमंड की डेंसिटी क्या है, हाई है। ऐसा क्यों, इसका जवाब आपको यहाँ मिल जाएगा, क्योंकि डायमंड तो सॉलिड सब्सटेंस हो गया ना। देख लो ना, ये हार्ड था, ये सॉफ्ट सॉलिड सब्सटेंस हो गया डायमंड, है ना। तो सॉलिड है तो ऑब्वियसली डेंसिटी तो हाई होनी ही चाहिए। इसलिए अब इधर आ जाओ, मेटल्स हाई डेंसिटी हमें पता है, लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है। देखो फिर आ गया ना अल्कली मेटल, इसलिए मैंने अल्कली मेटल इतना डिटेल में डिस्कस किया था। अल्कली मेटल क्या है, डेंसिटी कम है। ये डेंसिटी कम है तो मैंने क्या बताया था, पानी के सरफेस पे फ्लो करेंगे जितने भी अल्कली मेटल है। अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। सोनरस, सोनरस मतलब ये होता है स्टूडेंट कि किसी भी सब्सटेंस को अगर आप हिट करोगे और उसमें रिंगिंग जैसा साउंड आ गया,
तो हम उसे बोलते हैं कि ये सब्सटेंस सोनरस की प्रॉपर्टी रखता है। और ये मेटल इसी की प्रॉपर्टी रखता है। आपने स्कूल में कई बार देखा होगा घंटी लगता है ना बेल पे, वो आवाज़ आती है ना टन टन, या फिर आयरन रॉड को आप ऐसे किसी से हिट कर टन ऐसा ऐसा सा साउंड आता है, रिंगिंग साउंड। तो यही तो प्रॉपर्टी है मेटल के पास, सोनरस साउंड आएगा। मतलब ये इट विल प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड व्हेन स्ट्रक हार्ड, कस के हिट करोगे तो रिंगिंग साउंड। एग्जाम्पल कॉपर, स्टील, टीन, आयरन सारे। लेकिन मरकरी चूँकि एक लिक्विड है, लिक्विड को क्या हिट करोगे और क्या साउंड होगा, कुछ नहीं, इसलिए एक्सेप्शन है। और नॉन मेटल इसका अपोजिट नॉन सोनरस एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ठीक है, चलो अब लस्ट्रस की बात करते हैं। लस्ट्रस का वर्ड आई होप इतना आपको पता होगा। आजकल के वर्ल्ड में बहुत सारे ये सब टेक्निकल वर्ड यूज़ होते हैं। बोलते हैं ना बहुत लस्टर है इसमें, बहुत शाइन है इसमें, तो वही तो है शाइनिंग सरफेस। लस्ट्रस मेटल में होती है। कॉपर की अपनी कलर है रेडिश ब्राउन, सिल्वर की अपनी कलर है वाइट, गोल्ड की अपनी कलर है येलो। तो शायद इसीलिए इनके लस्टर एबिलिटी के लिए ये ऑर्नामेंट्स में यूज़ होते हैं, है ना। लेकिन एक्सेप्ट एल्युमिनियम, मैग्नीशियम का कोई शाइनिंग सरफेस नहीं होता है, कोई शाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं होती। लेकिन मेटल में नॉन लस्ट्रस है, कोई शाइन नहीं है। लेकिन एक्सेप्ट ग्रेफाइट जो पेंसिल आप देखते हो लीड, वो ग्रेफाइट है, ब्लैक कलर की होती है, लेकिन कितना शाइन करती है ना, आपने देखा होगा। वो एक्सेप्शन है, मतलब है तो नॉन मेटल बट फिर भी उसमें लस्ट्रस प्रॉपर्टी, फिर भी उसमें शाइनिंग प्रॉपर्टी। किसमें डायमंड, आप दिए हुए बताने वाली बात हो गई। डायमंड तो सबसे ज़्यादा शाइन करता है। डायमंड, सिलिकॉन, आयोडीन, ग्रेफाइट बीइंग अ नॉन मेटल स्टिल दे possess lustrous प्रॉपर्टी। आई होप आपको कितना क्लियर हो गया होगा। अब स्टूडेंट हम आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं टेंसिल स्ट्रेंथ के बारे में जानते हैं। अब टेंसिल स्ट्रेंथ आप देख लो स्टूडेंट, किसी भी चीज़ को मटेरियल को अब इतना खींचो, आप खींच रहे हो फिर भी वो टूट नहीं रहा, मतलब फ्रैक्चर नहीं हो रहा है। अपनी ओरिजिनलिटी जो होती है उसकी वो रिगेन कर ले रहा है, टूट नहीं रहा है। तो मेटल की ये हाई टेंसिल स्ट्रेंथ है। एक्सेप्ट अगेन अल्कली मेटल बहुत सारे एक्सेप्शंस में आ रहे हैं स्टूडेंट, आप देख लो। ठीक है, नॉन मेटल अगेन उल्टा, टेंसिल स्ट्रेंथ कुछ है ही नहीं इनके पास। सबका कनेक्शन बताऊंगी मैं, डोंट वरी। अब देखो स्टूडेंट, अब नॉन मेटल हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट, एक्सेप्ट अल्कली मेटल, क्योंकि अल्कली मेटल सॉफ्ट है। अब बताती हूँ, देखो हाई मेल्टिंग पॉइंट और हाई बॉइलिंग पॉइंट कैसे हो गया। तो ये देखो स्टूडेंट, सॉलिड ने मैंने आपको क्या बताया, ये समझो सॉलिड है ना। मेटल क्या है, सॉलिड है। तो इसे कांस्टेंट पार्टिकल बिल्कुल एकदम पास में होंगे, मतलब स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना। तो इसे हमें मेल्ट करना है स्टूडेंट, मतलब इसे हमें पिघलाना है। तो हम इसको बहुत हाई हीट देंगे, हाई एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे, तभी ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, तभी ये एक दूसरे के हाथ छोड़ेंगे, मतलब अलग जाएंगे, तभी इन दोनों में थोड़ा दूरी बनेगी, मतलब फिर ये पार्टिकल एक दूसरे से दूर जाने लगेंगे जब ज़्यादा हीट प्रोवाइड करोगे। तो आप जान रहे हो जब पार्टिकल दूर जाने लगेंगे तो ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे, क्योंकि लिक्विड की प्रॉपर्टी तो यही होती है ना कि पार्टिकल थोड़ा दूर है, और गैसेस में क्या होता है और दूर चले जाते हैं, है ना। तो हमें हाई हीट एनर्जी देनी पड़ेगी, तभी पार्टिकल का फोर्स वीक होगा। क्यों? क्योंकि पार्टिकल एक दूसरे से दूर हो जाएंगे ना। तो यही तो हमने पढ़ा था, m1 m2 बटा आर स्क्वायर, मतलब डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स घटेगा। तो यही तो हो गया, हमने इसे हीट दे दिया तो डिस्टेंस बढ़ गया तो फोर्स घट गया, तो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि लिक्विड की प्रॉपर्टी है। तो हमें हाई हीट देना पड़ेगा इनके एक कांस्टेंट पार्टिकल से दूसरे कांस्टेंट पार्टिकल का फोर्स को कम करने के लिए, तो डिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है और हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है सॉलिड का, एक्सेप्ट अल्कली मेटल का जो कि सॉफ्ट है। अब देखो मेटल्स में लो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इन्हें थोड़ा भी हीट दे दोगे तो ये फट से पिघल जाते हैं। इनकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होती है, ये बॉइलिंग पॉइंट बहुत लो होती है। लेकिन एक्सेप्ट डायमंड फिर यहाँ पर आ गया एज अ एक्सेप्शन। डायमंड को भैया आप 3000 जस्ट इमेजिन 3930 डिग्री सेल्सियस पे हीट करोगे तब जाके वो थोड़ा बहुत मेल्ट होता है। इतना स्ट्रॉन्ग, इतना हार्ड और इतना हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डायमंड की है। अब देखो स्टूडेंट,
अब जब पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि मेटल क्या है, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, वो भी तो हम लिखेंगे यहाँ पर, मेटल्स आर इलेक्ट्रॉन डोनर। तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं तो खुद को पॉजिटिव बना दिए। और पॉजिटिव आयन क्या होता है स्टूडेंट? पॉजिटिव आयन क्या होता है? कैटायन होता है। लाइकवाइज नॉन मेटल क्या था? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। क्यों था इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर? आप प्लेलिस्ट में जाकर एक्सेस कर सकते हो मेटल से नॉन मेटल में। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर तो अनायन, क्योंकि खुद पर नेगेटिव चार्ज गेन कर लिए। अब देखो स्टूडेंट, अब इलेक्ट्रॉन डोनर है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया तो ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो गया। इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया मतलब अपने में से नेगेटिविटी निकाल दिया, तो पॉजिटिव इंसान हो गया ना, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। और ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव हो गया क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज गेन कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। इलेक्ट्रॉन पे क्या है? नेगेटिव चार्ज है ना, नेगेटिव चार्ज एक्सेप्ट कर रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव। एग्जाम्पल नॉन मेटल का ऑक्सीजन, क्लोरीन, सल्फर, कार्बन। और मेटल्स के एग्जाम्पल आयरन, कॉपर, जिंक, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, सिल्वर। अब ये लास्ट है स्टूडेंट, इसको देख लो। ये सारे इतनी लंबी चौड़ी जो आपकी राम कथा चली है, इसका सारा निचोड़ है ये एक छोटे से पेज में। आप देख लो यहाँ पर लास्ट है स्टूडेंट, मेटल हार्ड सब्सटेंस। हाँ, हार्ड सब्सटेंस है तो ऑफकोर्स सॉलिड होगा, सॉलिड होगा तो हाई डेंसिटी, सब रीजन बता चुकी हूँ, हाई डेंसिटी। ठीक, अब मेलिएबल है तो डक्टाइल भी होगा, हाई टेंसल भी होगा। हाई जब टेंसल इसका ज़्यादा है तो हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। इलेक्ट्रॉन डोनर है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, मतलब कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी है। कैसे कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी? जब केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ाऊंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की तब। अब देख लें, कैटायंस, एनायंस। इलेक्ट्रॉन डोनर है तो मतलब कैटायन हो गया, मतलब पॉजिटिव चार्ज गेन। आयंस पॉजिटिव आयन हो गया। लस्टरस है, सॉन्डरस है, एक्सेप्ट अल्कली मेटल। अल्कली मेटल बेस है, सॉफ्ट है, लो डेंसिटी, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, लो टेंसल। इट रिएक्ट विथ वाटर टू प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड एंड रिलीज हाइड्रोजन। बता चुकी है कौन कौन सा एग्जाम्पल है। अल्कली 6 मेटल होते हैं, ग्रुप 1 में होते हैं, है ना। अल्कली मेटल एग्जाम्पल देख लो, सोडियम वाटर से रिएक्ट करेगा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है स्टूडेंट? एक बेस ही तो होता है, तो मतलब मेटल हाइड्रोक्साइड बोलो या बेस बोलो, बात सेम है, और हाइड्रोजन गैस बनाता है। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। आई नो वीडियो थोड़ा लेंदी हो गया होगा बस लेकिन जो बात आपको ये वीडियो में मिलेगी वो आई एम डैम श्योर किसी ट्यूटोरियल किसी इसमें अवेलेबल नहीं, क्योंकि मैंने फिजिक्स का कनेक्शन केमिस्ट्री से ज्वाइन किया और क्लास 9 की बातें इसमें डिस्कस की है इस चैप्टर में। प्लीज़ 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 बहुत मेहनत करके वीडियो अपलोड करती हूँ, कंटेंट लाती हूँ, बहुत डीप एनालिसिस होती है इस वीडियो में। प्लीज़ शेयर एज मनी एज यू कैन। Thank you for watching. God bless you all.